सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग फाइनेंस प्लस के बारे में। एक्चुअल में आज की डेट पे सभी लोगों को पता है कि सैमसंग फाइनेंस प्लस जो है क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप अगर कोई भी फोन को सैमसंग फाइनेंस से या फिर टीवीएस क्रेडिट से फाइनेंस के ऊपर में कोई भी फोन को परचेस करते हो तो वहां पे उस फोन का सिक्योरिटी में जो है एक सिक्योरिटी ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सैमसंग फाइनेंस प्लस। और आपको इस तरीके का जो है शो हो जाएगा कि आपने फाइनेंस के ऊपर में फोन को लिया है और यहाँ पे आपको इतना डेट के ऊपर में जो ईएमआई है उसको रीपेमेंट करना है। इन केस अगर आप जो ईएमआई है उसको रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो फोन है वो लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। और जब तक आप अपना फोन का ईएमआई को वहां से पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका जो फोन का ईएमआई है वो आपका जो फोन है वो लॉक्ड नहीं खुलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सैमसंग फाइनेंस प्लस है ये कैसे ऐड होता है, कैसे जो फोन में ये जो लॉक है इसको लगाया जाता है और क्या हम फोन का जो ईएमआई है उसको रीपेमेंट किए बिना ये जो लॉक है उसको परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो कौन कौन से प्रोसीजर के थ्रू हमें जो ये लॉक है इसको रिमूव करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपके एक सवाल का आंसर जो है देना चाहूंगा कि ये जो सैमसंग फाइनेंस प्लस लॉक है उसको रीपेमेंट किए बिना उसका जो लॉक है उसको परमानेंटली हम डिसेबल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है जी हाँ गाइस, आप डेफिनेटली जो ईएमआई है उसको पेमेंट किए बिना इसका जो लॉक है उसको रिमूव कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ये जो वीडियो है इसको बिल्कुल पूरी तरीके से एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो के किसी बीच में या फिर एंड में या फिर किसी एक टाइम के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वो रिमूव होगा। बट अभी हम बात करते हैं कि ये जो सैमसंग फाइनेंस प्लस लॉक है इसको कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो एक बार आप समझ जाओगे ना कि ये जो लॉक है ये कैसे काम करता है, फिर उसके बाद में आपको ये जो लॉक है उसको रिमूव करने में आसानी होगा और आप इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बेटर तरीके से पा सकते हो। तो देखो, आप जब प्लान बनाते हो ना कोई भी फोन को ईएमआई के थ्रू परचेस करने के लिए, तो आप सबसे पहले किसी दुकान में जाते हो, वहां पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो देते हो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और जो भी सारा डॉक्यूमेंट है आप दुकान वाले को प्रोवाइड करते हो। उसके बाद में वो जो शॉपकीपर है वो किसी एक पोर्टल के ऊपर में जो है लॉगिन करता है, ठीक है। वो सैमसंग का पोर्टल है बट किसी एक डिवाइस के ऊपर में लॉगिन करता है, चाहे वो एक लैपटॉप डिवाइस हो सकता है, एक कंप्यूटर भी हो सकता है, एक टैबलेट भी हो सकता है, एक फोन भी हो सकता है। उस फोन में वो बंदा क्या करता है, आपका सारा इंफॉर्मेशन को जो है ऐड करता है, उस पोर्टल के ऊपर में लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद में कौन सा फोन आप लेना चाहते हो उस फोन को सिलेक्ट करता है, उसका जो डाउन पेमेंट है उसको सिलेक्ट करता है और जो ईएमआई जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको सिलेक्ट कर देता है। और ओवरऑल जो जब आपका जो फाइनेंस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में क्या करता है वो, तो अपने दुकान से एक डब्बा फोन का, जो भी फोन आप खरीद रहे हो उस फोन का डब्बा को लाता है, उस डब्बे में से फोन को निकालता है और निकालने के बाद में उस फोन का जो IMEI नंबर है उसको उस पोर्टल के ऊपर में ऐड कर देता है, ठीक है। तो वहां पे आपका जो फाइनेंस का प्रोसेस है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर इतने में से आप अपना जो फोन है उसको लेके चले जाते हो तो आप आराम से आपका जो फोन है उसको यूज कर सकते हो, बिना कोई सैमसंग फाइनेंस प्लस सिक्योरिटी के साथ में आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वो जो सिक्योरिटी वाला सीन है ना वो क्या होता है और कैसे ऐड किया जाता है वो सबसे पहले आप अभी सुनो। तो देखो, जब आपका फोन ऑन हो जाता है, IMEI नंबर से फाइनेंस भी प्रोसीजर हो जाता है, तो वहां पे एक ऑप्शन जो है शो करता है। ऐसा नहीं कि सैमसंग ने या फिर टीवीएस जो क्रेडिट है उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप जो है ये जो है बिल्कुल कंपल्सरी है, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट है कि आपसे कोई भी फोन अगर खरीदता है तो आप ये जो सैमसंग फाइनेंस प्लस लॉक्ड है इसको दे के ही आप अपना जो कस्टमर है उसको दो। ऐसा सैमसंग फाइनेंस प्लस का जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें नहीं लिखा है। बट क्या होता है ना कि एक शॉपकीपर के पास में भी एक रिस्क होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी फोन को फाइनेंस के थ्रू बेचते हैं और जो भी कस्टमर उस फोन को लेके जाता है और ईएमआई नहीं प्रीपेमेंट करता है तो कई बार जो ब्रांड है ना वो शॉपकीपर के ऊपर में भी प्रेशर डालते हैं कि आपने जो है फोन को सेल किया है और आपका जो कस्टमर है वो रीपेमेंट नहीं कर रहा है। इस केस में कई बार क्या होता है कि जो शॉपकीपर है उसको भी कई बार फाइन वगैरह पड़ जाते हैं कि आपने इस तरीके से फोन क्यों बेचा है। जैसे कि मान लो मैं खुद एक फोन को खरीदना चाहता हूँ सैमसंग फाइनेंस के थ्रू में, तो मैं अपना जो आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन कर दूंगा और आराम से कोई भी फोन को परचेस कर लूंगा और उसके बाद में मैं अपने फोन में जो सिक्योरिटी है उसको क्यों डालूंगा, ठीक है। मैं अपना जो
जो ईएमआई है उसको टाइम टू टाइम रीपेमेंट करूंगा और मेरे फ़ोन में जो है ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आराम से उसे जो है यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए अगर लेके जा रहा हूँ फाइनेंस के थ्रू, तो मैं वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों डालूंगा? तो वो एक डिफ़ॉल्ट चीज़ नहीं होता है। बट ऐड कैसे होता है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के ऐड करने का जो रीज़न है वो भी आप समझ चुके होंगे। बट अभी आप सुनो कि ऐड सिक्योरिटी कैसे होता है। तो देखो, जो पोर्टल मैंने आपको बताया ना, उस पोर्टल में जो है एक लिंक होता है, एक क्यूआर कोड होता है, एक एपीके फाइल होता है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें होते हैं ना, इनमें से किसी एक, चाहे वो एपीके थ्रू हो या फिर लिंक के थ्रू हो या फिर क्यूआर कोड के थ्रू हो, आपको जो फ़ोन है उसमें लॉक्ड लगाना रहता है। जैसे कि आपका जो फ़ोन है, जिस भी फ़ोन को आप खरीद रहे हो उसको तो आपने ऑन कर दिया, ठीक है, तो उसमें वाईफाई से कनेक्ट कर देना है और आपका जो डिवाइस है उसमें क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके, वो जो एक कुछ भी नहीं होता है, 1 मिनट का काम होता है, बस आपको जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लेना है और वहाँ पे आराम से शो कर देगा एक्टिवेट करके, तो वहाँ पे आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका सारा काम खत्म, जो फ़ोन है उसमें जो लॉक्ड है वो आराम से आ जाता है। और इसी तरीके से ये जो लॉक्ड है ये लगता है किसी भी एक एंड्रॉयड फ़ोन में, और आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते हो तो सैमसंग का या फिर जो टीवीएस क्रेडिट का सर्वर है उसी के थ्रू आपका जो सारा काम हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो ईएमआई है उसको रीपेमेंट किए बिना क्या हम इसका जो लॉक है उसको कैसे रिमूव करेंगे, और करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट जो है निकलेगा। तो देखो, इसका सबसे पहला एक अच्छा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखो, आप जब कोई भी फ़ोन को फाइनेंस पे लेते हो ना, तो आप अपना जो पैन कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है उसको देते हो, आपका डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते हो, तब आपको जाके आपका जो फ़ोन है वो मिलता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो पैन कार्ड है वहाँ पे शो कर देगा कि आपने इतना रुपए का लोन लिया है और उसको रीपेमेंट नहीं किया है। और उस केस में आप अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी फ़ोन को या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह है या फिर कुछ भी लोन वगैरह आप अगर करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने जो है डिफ़ॉल्टर हुआ है, आप डिफॉल्टर हो चुके हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर कोई फ़ोन वगैरह लेते हो तो ये छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, इसको आप टाइम टू टाइम जो है रीपेमेंट कीजिए। आप अपना जो सिविल है उसको अच्छा बनाइए, ताकि आपका जो फ्यूचर में आप जब कोई भी बड़ा काम करने के लिए रेडी होगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप ये जो फ़ोन है उसका लॉक को खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो आपका जो फ़ोन है उसको आपको न्यू फ्रेमवेयर को इंस्टॉल करना होगा। और फ्रेमवेयर आप किसी एक दूसरे कंट्री का जो फर्मवेयर है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखो, इंडिया में जितने भी सारे फ़ोन लॉन्च होते हैं उसमें इंडिया का फर्मवेयर डाल के ही इंडिया के हिसाब से ही जो फ़ोन है वो आराम से चलते हैं। बट यूएस में या फिर चाइना में या फिर किसी और कंट्री में जब वो जो फ़ोन है वो जाते हैं तो उसमें उस कंट्री के हिसाब से जो फर्मवेयर है उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसमें जो है इंस्टॉल किया जाता है। तो आप क्या काम कर सकते हो, आप यूएस का मान लो या फिर चाइना का मान लो या फिर रसिया का मान लो, किसी दूसरे कंट्री का जो फ्रेमवेयर है, जो फ्लैश फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उस फ्लैश फाइल को आपका जो फ़ोन है उसमें रिफ्लैश कर सकते हो और उसके बाद में आपका जो सारा काम हो जाएगा। बट इसमें भी एक दिक्कत है, क्या है कि जब तक आपका जो ईएमआई है वो रीपेमेंट नहीं होगा या फिर आपका जो लोन है वो क्लोज नहीं होगा, आपका जो फ़ोन है ना वो पीसी के साथ में सॉफ्टवेयर लेने के लिए ड्राइवर कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है जिसको कि आपको बाईपास करना है, ठीक है। और ये जो बाईपास है इसको कैसे करना है वो अभी आप सुनो। तो सबसे पहले आपके जो फ़ोन के ऊपर में ना जो ईएमआई वाला सीन है उसको एक बार के लिए आपको हटाना है। यानी अभी आपके फ़ोन में ईएमआई से लॉक्ड हो चुका है तो आपको एक बार जो ईएमआई है उसको रीपेमेंट कर देना है। उसके बाद में आपका फ़ोन का जो लॉक्ड है वो खुल जाएगा। तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है IMEI एडर। और ये IMEI एडर आपको गूगल के ऊपर में सर्च करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा। और ये जो IMEI एडर है इसमें होता क्या है कि आपके फ़ोन का जो IMEI नंबर है उसके ऊपर में एक लेयर बन जाता है दूसरे IMEI नंबर का, और उस जो टेम्पररी IMEI नंबर है उसी से ही आपका जो फ़ोन है वो रन होता है। और जब कभी भी ये जो IMEI नंबर आपके फ़ोन में दूसरा IMEI नंबर को लेयर बनाएगा तो आपका फ़ोन का जो सिम कार्ड है वो काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे
आपको वाईफाई से साथ में कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद में जाके आपका जो फ़ोन का ड्राइवर है वो लेगा और ड्राइवर लेते ही आप अपने फ़ोन में जो है दूसरे कंट्री का जो फ्लैश फाइल है उसको इंस्टॉल कर सकते हो और इस तरीके से ये जो लॉक है उसको ब्रेक किया जाता है। बट ये जो प्रोसेस है ना ये इतना आसान भी नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट बेटर तरीके से आप अगर समझ जाओगे ना इस चीज़ को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।